Now, okay, Bacha, what we have completed in the last class? Reciprocal promises करना था ना? Okay, this is what is the meaning of reciprocal promises? सबसे पहले मुझे ये बताएं. Who defines reciprocal promises? What is the meaning of reciprocal promises? Anyone? Ah, मुझे ही बता दें दूं? मैं ही बताऊं? Should I define? ना तो बताते हो, ना बोलते हो कुछ. कौन है ये? चलिए मैं ही बता देता हूँ. समझ गया मैं तुम लोगों की समस्याएं. Okay, students, reciprocal promises are those promises which are attached with each other. ठीक है ना? अब सपोज दैट बच्चा मिस्टर ए ने बी के साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि बी इसे 500 बैग्स ऑफ यार्न डिलीवर करेगा, और ए ने इस प्रॉमिस के आधार पर, इस प्रॉमिस के बेस पर एक और प्रॉमिस सी के साथ में किया हुआ है कि बी जैसे ही वो 500 बैग्स देगा, मैं सी को वो बैग्स दे दूंगा. या फिर उसने बी को ही वापस दूसरा प्रॉमिस कर रखा है कि जब आप मुझे 500 बैग्स दोगे तब मैं आपको ये पर्टिकुलर काम करके दे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है. तो जब दो प्रॉमिसेस एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं या एक दूसरे पर बेस्ड होते हैं, ऐसे प्रॉमिसेस को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. गॉट इट दैट पॉइंट? हाँ जी. तो देर आर सिचुएशन वेयर इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट देर मे बी मल्टीपल प्रोमिसेस और बोथ द पार्टीज नीड टू परफॉर्म विद द सीक्वेंस. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्रोमिसेस सीक्वेंस में हो, पर अगर पार्टीज के बीच में डिसाइड हो गया है कि हमें प्रोमिसेस को सीक्वेंस में परफॉर्म करना है. सीक्वेंस में कैसे परफॉर्म करना है? सपोज दैट ए ने बी को कहा कि यार तू मेरा घर कंस्ट्रक्ट कर देना और इसके बदले में मैं तुझे पेमेंट दूंगा. बी ने कहा नहीं सर, ऐसे पेमेंट नहीं. घर जब 20% कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे 20% पेमेंट चाहिएगा. घर जब 50% कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे 50% अमाउंट चाहिएगा. घर जब 80% कंप्लीट हो जाएगा मुझे उसके इक्वलेंट 80% अमाउंट चाहिएगा. और जब घर 100% हो जाएगा तब मुझे 100% पेमेंट आप कर देना. अब इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों पार्टीज ने सीक्वेंस डिसाइड कर लिया कि जैसे बी 20% परफॉर्मेंस देगा, ए इज रिस्पॉन्सिबल टू पे अकॉर्डिंगली. ठीक है ना? और अगर ए ये पेमेंट नहीं देता है तो बी आगे वाला काम स्टार्ट नहीं करेगा. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड भी हैं, और दूसरा, इन प्रोमिसेस को सीक्वेंस में परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि पार्टीज ने पहले से डिसाइड कर लिया है कि इसे हम लोग सीक्वेंस में परफॉर्म करेंगे. लेकिन अगर पार्टीज ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि इसको सीक्वेंस में कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो कोई भी पार्टी पहले परफॉर्म कर ले, कोई भी पार्टी बाद में परफॉर्म कर ले, उसका कोई इशू नहीं होगा. फॉर द एग्जाम्पल बच्चा, यार मैं रबर क्यों नहीं चल रहा है इस पर? चलो, एग्जाम्पल बता रहा था रेसिप्रोकल प्रॉमिस का. सपोज दैट दीक्षा मेरे पास में आई कि सर मुझे आप लॉ पढ़ा दीजिए. मैंने कहा ठीक है बेटा पढ़ा दूंगा,
₹6000 फीस चाहिएगी। तो ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हमने पहले ये डिसाइड किया कि फीस एडवांस में चाहिएगी या कब चाहिएगी? नो, नॉट डिसाइडेड। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉमिस का परफॉर्मेंस किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन जब ये बात करने आई तब मैंने इसको कहा बेटा 3 days का डेमो रहेगा, आफ्टर दैट यू हैव टू पे 100% फीस इन एडवांस एंड आई विल टीच यू एंड विद इन 3 months वी विल कंप्लीट द कोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैं केवल 3 दिन का परफॉर्मेंस दूंगा, आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म होली फ्रॉम द योर साइड, you have to pay your responsibility completely 100% and after that I will perform my duties। ठीक है ना? तो इसका मतलब हमने वहां सीक्वेंस डिसाइड कर लिया। सेक्शन 51 देखेंगे, promisor not bound to perform unless reciprocal promisee ready or willing to perform। when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, to be simultaneously मतलब एक के बाद, नो प्रोमिसर नीड परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रोमिसी इज रेडी। जब तक प्रोमिसी रेडी ना हो, जब तक प्रोमिसी ये नहीं कहे कि हाँ हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिस को परफॉर्म करने की इच्छा रखते हैं, तब तक प्रोमिसर के लिए जरूरी नहीं है कि वो भी अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करे। सपोज दैट मैंने और दीक्षा ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं दीक्षा को लॉ पढ़ाऊंगा, दीक्षा मुझे ₹6000 का पेमेंट करेगी। ठीक है ना? हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दीक्षा का फोन आया, सर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? मैंने कहा बेटा थोड़े से दिनों में करते हैं। फिर दीक्षा का थोड़े दिनों में फोन आया, सर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? मैंने कहा बेटा थोड़े से दिनों में करते हैं। इसका मतलब क्या है? व्हेन द प्रोमिसी तो नॉट रेडी, व्हेन प्रोमिसी इज नॉट विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, promiser, it means Diksha is not liable to pay any penny। दीक्षा को भी फीस पे करने की जरूरत तब नहीं होगी। समझ में आया या नहीं आया सब लोगों को? ओके बट order to perform of reciprocal promises, when the order in which reciprocal promises are to be performed and expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order। Here order does not means command, here order does not means command, order it means sequence, ऑर्डर इट मींस सीक्वेंस। जब हम लोगों को पहले से पता हो कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को परफॉर्म करने की सीक्वेंस क्या रहेगी, क्या और किस ऑर्डर में हम लोग इस प्रॉमिस को परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसी ऑर्डर में हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे। वेयर द ऑर्डर इन विच reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order, and where the order is not expressly fixed, and where order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order in which the nature of transactions require। जैसा जनरली हमारे यहाँ पर होता है, जैसा कि हमारे यहाँ पे बिजनेस कस्टम है। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग बिजनेस कस्टम्स के लिए नॉलेजेबल नहीं है या हमको पता नहीं है। बच्चा, इफ यू आर परफॉर्म योर वर्क इन local transaction, you must know about the rules and regulations, you must know about the customs। Liability of party preventing event on which the contract is to be is to take effect, section 53। when a contract contains reciprocal promises and one party of the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensate from the another party for any loss which he may sustain in consequence of the non performance of the contract। बहुत ही अच्छा पार्ट है। दीक्षा ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सर आप मुझे लॉ पढ़ाना, इसके बदले मैं आपको ₹6000 फीस पे करूंगी। दीक्षा को मैंने 2-3 चैप्टर्स पढ़ाए और दीक्षा ने कहा सर फीस ले लो। मैंने कहा तेरे से फीस लूंगा पागल,
जा तू तो ऐसे ही मस्ती कर, हाँ, ऐश कर तू, तेरे से फीस नहीं लूँगा, ठीक है ना? उसके बाद 2-3 दिन निकले, मैंने दीक्षा को मना कर दिया, "दीक्षा यार आई एम नॉट रेडी टू टीच यू, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद माय हेल्थ, कुछ हेल्थ हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा, आगे आप लोग कहीं और जॉइन कर लो।" ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में आप लोग मुझे बताएँ, दीक्षा को लॉस हुआ या नहीं हुआ? बहुत भोले हो यार तुम लोग। दीक्षा को एक्चुअल में लॉस हुआ, लॉस ऑफ टाइम, क्योंकि एक बार इसने कोचिंग जॉइन कर ली और अगर मिड में कोचिंग बंद हो जाती है, तो उस टाइम पर वो अगर कोई दूसरी कोचिंग जॉइन करती है, तो हो सकता है कि वहाँ पर उसका टाइमिंग सेट ना हो सकता है कि उसके साथ वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप रहे, हो सकता है कि कोई उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम्स उस इंस्टीट्यूट पर हो। तो ऐसी कंडीशन में दीक्षा के साथ लॉस मेकिंग एक्टिविटी हो गई यहाँ पर। तो दीक्षा ये बोल सकती है कि सर लॉस हुआ है एंड यू हैव टू कंपनसेट दैट लॉस। जहाँ पहले में हो सकता है 10,000 रुपए में मैं पढ़ लेती, आज वो बंदा मुझे जल्दी कोर्स कराने के चक्कर में मुझसे 15,000 रुपए माँग रहा है। तो यहाँ पर 5,000 रुपए मेरे को एडिशनल पे करने पड़ेंगे, दैट यू हैव टू पे दैट अमाउंट, दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन। पैसे ले लिए होते, तो मुझे आपको पेमेंट भी वापस रिफंड करना पड़ता और कंपनसेशन भी देना पड़ता। तब मुझे आपको पेमेंट भी वापस करना पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको कंप्लीटली और प्रॉमिस था कि कंप्लीट पढ़ाएँगे। तो ऐसी कंडीशन में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल हो जाएगा आपके लिए, वो वॉइडेबल हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में आप कंप्लीट पेमेंट तो लेकर के जाओगे, साथ ही साथ जो 5,000 का आपको लॉस हुआ है, वो कंपनसेशन भी आप लेकर के जाओगे। समझ में आ गया? एनीवन? चलो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सपोज़ दैट दीक्षा का सीमेंट का काम है बहुत अच्छा, मेरा घर बन रहा था, मैंने दीक्षा को कहा यार देखिए सीमेंट की ज़रूरत है, आप मुझे प्रोवाइड करवा दोगे? दीक्षा ने कहा सर कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको सीमेंट प्रोवाइड करवा दूँगी 250 रुपीज़ पर बैग में। मैंने कहा यार अच्छी बात है दीक्षा, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 1000 बैग्स का। कितने बैग्स का? 1000 बैग्स का। एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दीक्षा ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से मना कर दिया। दीक्षा ने मना कर दिया सर आई एम नॉट रेडी टू डिलीवर द गुड्स, कोई भी रीज़न हो सकता है, मेरे पास सर स्टॉक नहीं है या मेरे पास मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मैं उसी टाइम पर कुसुम के पास में गया, कुसुम का भी सीमेंट का काम, यहाँ कुसुम यहाँ 1000 बैग्स ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट है और आपके पास रेडी है क्या? कुसुम ने कहा सर रेडी है, स्टॉक हमेशा मेंटेन करके चलते हैं हम लोग। बोले मैंने कहा सर क्या अमाउंट रहेगा? सर ने कहा सर अमाउंट तो 280 रुपीज़ रहेगा। अब मुझे बताओ, दीक्षा की वजह से मुझे 30 रुपए एडिशनल पे करने पड़ रहे हैं या नहीं करने पड़ रहे? एडिशनल पे करने पड़ रहे हैं। ये 30 रुपए एक्चुअल में मुझे लॉस हुआ या नहीं हुआ? एडिशनल लॉस हुआ या नहीं हुआ? 30 रुपए एडिशनल। अरे कुसुम का प्राइस तो यही है। लेकिन अगर दीक्षा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, जिस टाइम पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती और उस टाइम मैं कुसुम के पास आ जाता, हो सकता है कुसुम मुझे 240 में दे देती। लेकिन मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 250 में। आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और आज मुझे वो चीज़ 280 रुपए में मिल रही है और मेरे लिए कंपल्सरी है उसको लेना। तो 30 रुपए का मेरे को नुकसान है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते, दीक्षा अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते तो मुझे गुड्स कितने में मिलता? 250 में। लेकिन कुसुम से को मुझे 280 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। 30 रुपए का एडिशनल लॉस हो गया मुझे। ये लॉस मैं बियर करूँगा, कुसुम बियर करेगी या दीक्षा बियर करेगी?
मैं क्यों करूंगा यार? ये छोरी कौन है? ये कौन है ये नालायक? बेटा मैं नहीं पे करूंगा, ये पे करेगी दीक्षा, क्योंकि दीक्षा से मैं कंपनसेशन लूंगा। कोर्ट में घसीटूंगा बेटा तेरे को। आई विल स्यू ऑन यू। दीक्षा ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा इसके लिए। अगर दीक्षा ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करती अगर दीक्षा ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करती तो मुझे 250 के हिसाब से दीक्षा को पेमेंट करना था। पर दीक्षा ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिच किया, तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा कि साहब ये दीक्षा ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इसकी वजह से मेरे को 30 रुपए का नुकसान हो गया। अगर दीक्षा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती तो 250 रुपए में सीमेंट आती, अभी मेरे को मार्केट से 280 में खरीदनी पड़ी। तो कोर्ट दीक्षा को ऑर्डर देगा कि भैया 30 रुपए इसको जो नुकसान हुआ है वो दीक्षा पे करेगी बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Effect of default as to that promise which should be first performed in contract consists of reciprocal promise. When a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed and that's it that its performance cannot be claimed till the other has been performed and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the another party to the contract of any loss which such other party may sustain by the non performance of the contract. सबसे पहली बात, अगर आपने अपने पार्ट का प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया है तो आप सामने वाले से ये उम्मीद भी मत रखो कि वो भी अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है? अगर मैंने आपको लॉ नहीं पढ़ाई है तो मैं आपसे उम्मीद भी नहीं रखूंगा कि आपकी तरफ से मुझे फीस मिलेगी। लेकिन अगर मैंने लॉ पढ़ा दी और उसके बाद आपने फीस पे नहीं करी तो आई हैव पावर टू गिव नोटिस टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट और आई हैव पावर टू sue ऑन यू। गॉट इट दैट पॉइंट? अंडरस्टूड? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग इलीगल, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। सेक्शन 57 याद रख लेना, इससे हमेशा क्वेश्चन आएगा, हमेशा। ये बोलता है कि सर अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में सपोज दैट ए ने बी को कहा कि यार मैं तुझे लॉ पढ़ा दूंगा, इसके बदले में तू मुझे 5,000 रुपीज प्लस 5 AK-47 देगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के अंदर एक ने जो बी को डिलीवर करना है वो तो पूरी तरीके से लीगल है। क्या है ये? पूरी तरीके से लीगल प्रॉमिस है। लेकिन क्या ये लीगल प्रॉमिस है क्या? नो। 5 AK-47 ये कभी भी लीगल प्रॉमिस नहीं हो सकता। तो अगर दोनों रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता हो, दोनों रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड अग्रीमेंट। क्या हो जाएगा ये? बताओ रे। वॉइड अग्रीमेंट। लेकिन अगर ए ने बी को कहा कि यार मैं तेरे को लॉ पढ़ा दूंगा पर लॉ के अगेंस्ट में मैं तुझसे 5,000 रुपीज लूंगा, लेकिन यार मेरे पास एक बाइक भी है, वो बाइक अगर मैं तुझे बेचूं तो इसके बदले में तू मुझे 5 AK-47 ला के देना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे लॉ पढ़ने का जो प्रॉमिस है वो लीगल है या नहीं है? वो लीगल है। तो अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में लीगल और इलीगल प्रोमिसेस को सेपरेट किया जा सकता हो, अगर किसी प्रोमिसेस में लीगल प्रॉमिस और इलीगल प्रॉमिस को सेपरेट किया जा सकता हो,
तो लीगल प्रॉमिस एग्जीक्यूट करना कंपलसरी होगा, और इलीगल जो प्रॉमिस है वो वॉइड अग्रीमेंट हो जाए, वो सेपरेट वॉइड अग्रीमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल और इलीगल प्रोमिसेस, जो रेसिप्रोकल प्रोमिस है, उनको सेपरेट करना पॉसिबल ना हो, तो ये पूरा का पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाए। अंडरस्टूड? When persons reciprocally promise firstly to do contain things which are legal, and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promise is the contract, but second is a void agreement. ध्यान रखना, अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में प्रोमिसेस को सेपरेट किया जा सकता है कि हाँ ये प्रोमिसेस लीगल हैं, ये प्रोमिसेस इलीगल है, तो ऐसी कंडीशन में वो सेपरेटली वैलिड और वॉइड हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पर भी इन प्रोमिसेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता हो, तो उसे हम लोग पूरी तरीके से वॉइड कहेंगे। अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वन? टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को परफॉर्म करने के लिए टाइमिंग लिमिट दे रखी है, तो उस टाइम लिमिट में परफॉर्म किया जाना जरूरी है। और अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, तो रीजनेबल टाइम में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना कंपलसरी होगा। अंडरस्टूड? इट बिकम्स वॉइडेबल। अगर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया तो उसे वॉइडेबल बनाया जा सकता है। सर वॉइडेबल कैसे बनाया जा सकता है? एक लड़का है मोहन, उस मोहन की थी शादी। उस शादी के लिए इन भैया ने घोड़ी बुक करी। अब तुम ये सोच रहे हो घोड़ी का फोटो बना दोगे, तो सर इतना भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इन्होंने घोड़ी बुक करी, ठीक है। घोड़ी को उन्होंने टाइमिंग दिया कि आप सर 26 नवंबर 220 को आप मेरे घर के बाहर सुबह 8 बजे आ जाना। घोड़ी वाले ने कहा ठीक है भैया, सुबह 8 बजे हम प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है। 26/11/2020 को घोड़ी वाले भैया सुबह 8 बजे नहीं पहुंच पाए। ये भैया आए 12 बजे, 12 PM पे। मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ पर मोहन भैया के पास ऑप्शन है कि वो घोड़ी वाले को अपना परफॉर्मेंस देने से मना कर सकते हैं, भगा सकते हैं वहां पे? और इनके पास ऑप्शन भी है कि वो चाहे तो कोई बात नहीं भैया, आ गए टाइम पे, अभी हमारे पास भी टाइम था, चलो ठीक कोई बात नहीं, 12 बजे भी आ गए तब भी मैं बैठ जाऊंगा आपकी घोड़ी पे। अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन के पास में ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराए या उसे वैलिड रहने दे। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग कहेंगे वॉइडेबल। अंडरस्टूड और नॉट? किस किस के साथ ऐसा हुआ है कभी कि किसी ने प्रॉमिस किया हो, टाइम पे प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया हो? अराउंड आई थिंक सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। रचित भैया के साथ हुआ है। घोड़ी टाइम पे नहीं आई रचित भैया? डन। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ बच्चा। हाँ जी, आदेश करो ना मैडम। बेटा वो तो वॉइड है ना शुरुआत से ही। टाइम लीगल होता है तो परफॉर्म करना पड़ेगा। लीगल वाला पार्ट अगर टाइम पे कंप्लीट कर दिया तो कोई इशू ही नहीं है। इलीगल वाला कॉन्ट्रैक्ट तो आप चाहे टाइम पे कंप्लीट करो मत करो, वो तो शुरुआत से ही वॉइड अग्रीमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में जो टाइम पे कंप्लीट नहीं किया उसके लिए नॉन परफॉर्मेंस हो जाएगा, और नॉन परफॉर्मेंस के लिए ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा।
मैंने दीक्षा को कहा था, दीक्षा क्लासेस ज्वाइन करने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको फीस जमा करानी है और आपका कोर्स 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। दीक्षा ने 5 दिन में फीस कंप्लीट करा दी। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, हुआ या नहीं हुआ? पर 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कराना था, उस कोर्स को लग गए 3 महीने 10 दिन। बताओ नॉन परफॉर्मेंस है या नहीं है? तो मुझे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अच्छा, टाइम का कोई लेना देना नहीं है? टाइम के हिसाब से ये नॉन परफॉर्मेंस है या नहीं है? आपने 3 महीने का टाइम मांगा था, आपने 3 महीने में परफॉर्म करके नहीं दिया, कंपनसेशन लोगे या नहीं लोगे? हाँ, हाँ, तो पहले लेगी। सपोज अगर कोई बच्चा यहाँ पे कहीं दूसरे शहर से आया है, रेंट पे ले रहा है, 10 दिन का उसको एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ा, वो रेंट का चार्ज लेगा लेगा या नहीं लेगा? वही बात है, कंपनसेशन लेगा वो बंदा। अंडरस्टूड? हम्म। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट असेंशियल। अब ये देखो, जब टाइम असेंशियल ना हो, टाइम असेंशियल ना हो, तो फिर सर रीजनेबल टाइम के अंदर पार्टीज को परफॉर्म करना जरूरी होगा। If it was not the intention of the party that the time should be essence of the contract does not become voidable after the failure to do such thing at or before the specified time. But the promisee is entitled to compensate for the promiser for any loss occasioned to him by such failure. अगर टाइम असेंशियल ना हो तो ऐसी कंडीशन में परफॉर्मेंस डिले भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनसेशन का पेमेंट तो फिर भी आपको करना ज़रूरी होगा। ठीक है? सपोज दैट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, यार मेरे यहाँ तो घर में शादी है, मेरे को एक ड्रेस अर्जेंट में चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा, सर दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा, टाइम से दे दूंगा। ठीक है, टाइम पे भैया गए कि भैया वो ड्रेस अगर स्टिच हो गई हो तो दे दो। सर अभी तो उसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? बोले यार सर अभी उसमें आधा काम बाकी है, आधा काम है, मैं आपको 1-2 घंटे में करके दे दूंगा। बोले ठीक है, 1-2 घंटे में करके। 1-2 घंटे में भी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ और मिस्टर ए को मार्केट से नई ड्रेस परचेज करके लेकर के आनी पड़ी। अब मुझे बताओ, स्टिच करने वाले भैया स्टिच का पेमेंट लेंगे या नहीं लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज जॉब? ऐसा तो नहीं है ना कि वो स्टिच वाले भैया कह दे, मतलब वो ए कह देगा भैया मैं तो मार्केट से ड्रेस लेके आ गया था, अब ये ड्रेस भी तू ही रख ले, स्टिच का पैसा भी तू ही रख ले। नॉट पॉसिबल। करना पड़ेगा, बस स्टिच वाले भैया को अब स्टिच का पेमेंट कम लेना पड़ेगा, जो कंपनसेशन है वो उसको पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अच्छा, ड्रेस भी स्टिचर को ही रख लेनी चाहिए? वाह। एक तो स्टिच का पेमेंट तो कर दिया, लेकिन पेमेंट वो कम करेगा, स्टिच का पेमेंट कम करेगा, क्योंकि उसको जिस टाइम पर वो ड्रेस चाहिए थी उस टाइम पर वो ड्रेस अवेलेबल नहीं हो पाई। इसकी वजह से सामने वाले का एडिशनल पेमेंट जो खर्च हुआ है वो पेमेंट जो स्टिचर है वो पे करेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। पढ़िएगा, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। यस, application of payment where debt to be discharged is indicated, where the debtor owing several distinct debts to
one person making the payment to him either with express intimation or under circumstances implied that the payment is to be made to the discharge of some particular debt, the payment, if accepted, must be applied accordingly. दीक्षा और मेरे बीच में आप ट्रांजैक्शन देखना। दीक्षा में से मैं लॉ की फीस मांगता हूँ 6,000 रुपये। दीक्षा एक बार मुझसे लोन लेकर के गई थी 10,000 रुपये का। दीक्षा ने एक बार स्कूल में मुझसे पैसा उधार लिया था फॉर द पार्टी 1,000 रुपये। और एक बार हम लोग जब पिकनिक पे गए थे तब दीक्षा ने कहा था सर पेमेंट ख़त्म हो गई है तो आप मुझे 2,000 रुपये उधार दे दो, दे रखा। अब इतने सारे ट्रांजैक्शन दीक्षा के और मेरे हो रखे। दीक्षा ने कुछ नहीं बोला और मुझे 15,000 रुपये पे किया। कितना पे किया? 15,000 रुपये पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये 15,000 रुपये मैं किसके मानूं? लॉ की फीस के मानूं, 10,000 रुपये जो लोन दिया उसके मानूं, पार्टी के 2,000 रुपये मानूं, या फिर हम पिकनिक पे गए थे 2,000 रुपये उसके मानूं? किसके मानूं? तो इसको हम लोग फीफो मेथड से लेंगे। इसको हम लोग किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है? किसी भी तरीके से हम इसको क्रेडिट कर सकते हैं। सर ऐसा करो, 2 यहाँ के खत्म कर दो, 1 यहाँ का खत्म कर दो, 10 यहाँ के खत्म कर दो और 2 यहाँ के खत्म कर दो। 15,000 का हिसाब बैठ जाएगा और फिर लॉ की फीस 4,000 रुपये पेंडिंग रहेगी। या फिर दीक्षा मुझे स्पेसिफिकली कहे सर देखो ये 15,000 रुपये, लॉ की फीस 6,000 रुपये और जो मैंने लोन लिया था 10,000 रुपये का उसमें से 9,000 रुपये इसके काट लो, बाकी का पेमेंट मैं आपको बाद में दे दूंगी। तो इसका मतलब अगर स्पेसिफाइड कर दिया दीक्षा ने तो ऐसी कंडीशन में वहां पर लॉ की फीस और इसमें से 9,000 रुपये पे कर दिए माने जाएंगे और बाकी का अभी भी इसके अकाउंट में डेबिट खड़ा हुआ नजर आए। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं किया, नहीं फुल सेटलमेंट होता ही नहीं है और जो बाकी का पेमेंट है वो खड़ा रहेगा। लेकिन सपोज दैट मैम ने कुछ नहीं कहा कि सर ये 15,000 रुपये, तो अब मैं किसी भी अकाउंट में इसको डाल सकता हूँ। हो सकता है यहाँ इसको खर्च कर दूँ, यहाँ इसको ख़त्म कर दूँ, हो सकता है इसको ख़त्म कर दूँ और ये अमाउंट खड़ा रह जाएगा। किसी भी तरीके से मैं इसको सेटल कर सकता हूँ। समझ में आ गया? ईच एंड एवरी वन। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। नॉट इंडिकेटिंग मतलब जब आप इंडिकेट ना करो कि क्रेडिटर को आपने किस चीज़ का पेमेंट किया है। पेमेंट क्रेडिटर को ही करते हैं, डेटर से तो पेमेंट लेते हैं। सही हूँ ना मैं? नहीं मुझे ज़्यादा आता नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स से दैट सर उल्टा बोल दिया आपने? वी हैव टू पे अमाउंट टू द क्रेडिटर एंड टेक मनी फ्रॉम द डेटर्स। नहीं उल्टा बोला है। श्रेयांश भैया, रचित भैया, मोहित भैया, गए मोबाइल छोड़ के। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। वेयर नीदर पार्टी make any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debt in order of time, whether they are or are not bared by the law enforced for the time being as to the limitation of suit. If the debts are to equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionately. यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा कि जब डेट इक्वली स्टैंड हो तो आप उसे प्रोपोर्शनेटली डिस्चार्ज करेंगे। आप किसी पेमेंट को कम नहीं करेंगे। सपोज दीक्षा ने मेरे से 5 बार 10,000 रुपये लोन लिया था। 10,000, 10,000, 5 बार 10,000 लिया था, ठीक है? और मैडम ने मुझे टोटल अभी पे किए हैं 25,000 रुपये। कितना पे किया है?
25,000 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको खत्म कर दूं और इसको खत्म कर दूं, नो। अगर सारा अमाउंट इक्वल है, अगर सारे लोन का अमाउंट इक्वल है, तो मुझे 5 इसमें से कम करने, 5 इसमें से पे कम करने, 5 इसमें से कम करने, 5 इसमें से, 5 इसमें से। इसका मतलब मैं किसी भी लोन को कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं करूंगा, इसे प्रोपोर्शनेटली डिस्चार्ज करना जरूरी होगा। अंडरस्टूड? क्लियरली लिखा हुआ है, इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शेल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच proportionately. Understood? चलिए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग कल पढ़ेंगे और कल कंप्लीट भी कर देंगे इसको। कल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का अंतिम दिन होगा शायद, अगर क्लास रहती है तो। ओके बच्चा, धन्यवाद सभी का, गुड बाय।